अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा अलजेब्रा 1, ठीक है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है Z4। तो Z4 के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। Z4 को यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे ये देखें, एक वे ये है डिफ़ाइन करने का, दूसरा वे ये है, तीसरा वे ये है, फोर्थ वे ये है, ठीक है। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि Z4 हमारे पास एक सेट होता है इक्विवेलेंस क्लासेस या फिर रेजिड्यू क्लासेस का। तो रेजिड्यू क्लासेस क्या है, तो ये मैंने नंबर थ्योरी के कोर्सेज में डिटेल से चीज़ें करवाई थी। आपको वीडियो चाहिए हुई तो वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने से पहले इक्विवेलेंस क्लासेस को ना हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। ये ज़ीरो, ये भी इक्विवेलेंस क्लास है, या हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम C0 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे 0 के ऊपर बार लगा के इसमें रखा गया है। हम इसकी जगह C0 भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे। इसी तरह 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हम इक्विवेलेंस क्लासेस को हमने इस सेट में रखा हुआ है। इक्विवेलेंस क्लासेस या फिर रेजिड्यू क्लासेस कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे, वो कंग्रुएंस रिलेशन होगा। कौन सा, ये वाला, A इज़ कंग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पर रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने Z4 बनाना है, Z4। तो Z4 बनाने के लिए हम M की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा A इज़ कंग्रुएंट टू B और मॉड्यूलो 4, ठीक है, मॉड्यूलो 4 आ जाएगा। तो ये वाला हम रिलेशन यूज़ करेंगे। और जो सेट, एक सेट चाहिए होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए होता है। तो सेट जो है यहाँ पे हम Z सेट को लेके चलेंगे, ठीक है। Z सेट को हम लेके चलेंगे। Z सेट होता है 0 +-1 +-2 और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट आ गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो। क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, फिर इन दोनों की मदद से हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे और उन क्लासेस को हम जिस सेट में बंद करेंगे उसको फिर हम Z4 का नाम देंगे, ठीक हो गया। दोबारा सुन लें, एक हमने सेट लिया, एक हम रिलेशन लेंगे। पहले हम साबित करवाएंगे वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर इस इक्विवेलेंस रिलेशन और इस सेट की मदद से हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। और उन इक्विवेलेंस क्लासेस को जिस सेट में बंद करेंगे उस सेट को Z4 का नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि अंडर मॉड्यूलो 4 था तो Z4 बनेगा। अगर अंडर मॉड्यूलो 5 होता तो Z5 बनता, अगर अंडर मॉड्यूलो M होता तो ZM बनता, अगर अंडर मॉड्यूलो N होता तो फिर ZN बनता, ठीक है। और इसको इक्विवेलेंस शो करवाना है तो इस पर भी मेरा लेक्चर बना हुआ है नंबर थ्योरी के कोर्स में, तो वहाँ से आपको ये वीडियो भी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करवाएं तो उसका रिमाइंडर आता है 0, 1, 2 और 3। किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करवाएं तो उसका रिमाइंडर आता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी तरह सोन अगर हम किसी नंबर को M से डिवाइड करवाएं या N से डिवाइड करवाएं तो उसका रिमाइंडर आता है 0, 1, 2 और सो ऑन M-1। ये सारा नंबर थ्योरी में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, यहाँ पे हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले रिमाइंडर्स आएंगे, तो फिर इसकी जो कंग्रुएंस क्लासेस बनेगी, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी या रेजिड्यू क्लासेस बनेगी, वो 0, 1, 2 और 3 के रिलेटेड होगी। कैसे बनेगी ये आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें, तो जब हम नंबर लेना स्टार्ट करें, ठीक है, नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। इंटीजर का सेट हमने लिया है ना, सबसे पहले क्या आ रहा है 0। तो 0 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे, जब 0 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो 4 0 बार 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये 0 वाली क्लास होगी, ये वाली हम कह देते हैं 0 वाली क्लास है। ये हमारे पास 1 वाली क्लास है, ये हमारे पास 2 वाली क्लास है, ये हमारे पास 3 वाली क्लास है, ठीक हो गया। तो जब 0 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 0, 0 इसमें आ जाएगा। जब 1 को अंदर रख के, अब इसमें से मैंने +1 लिया, क्या लिया, 1 लिया, +1। जब 1 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाऊंगा वो इसमें आ जाएगा। 2 को रख के 4 पे डिवाइड करवाऊंगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 3 को रख के 4 पे डिवाइड करवाऊंगा, 3 आ जाएगा। अब 4 को रख के अंदर जब 4 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 4 1 4 होता है, बाकी बचेगा 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो
4 की भी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो 0 ही होगी, ठीक है ना। तो 4 भी यहाँ पे आएगा। इसी तरह 5 को अंदर रख के जब 4 पे डिवाइड करवाऊंगा रिमाइंडर बचेगा 1, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 8 को जब दोबारा 4 से डिवाइड करवाऊंगा रिमाइंडर 0 बचता है 0 की क्लास पे, ठीक है ना। 9 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास की अगर हम बात करें क्लास की, तो 0 की क्लास में जिसको हमने 0 बार से शो किया है, इसमें कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 0, 4, 8 यानी ये वाले। 1 की क्लास में 1, 5, 9 ये वाली चीज़ें आएंगी। 2 की क्लास में 2, 6, 10 ये वाली चीज़ें आएंगी। 3 की क्लास में 3, 7, 10 ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। अगर हम अब नेगेटिव वाले की बात करें तो देखें -1, जब -1 को अंदर रखूँगा और 4 से डिवाइड करवाऊँगा तो 4 1s are 4, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, माइनस से, तो 4 1s are -4 आ जाएगा। और अलामत आपको पता है चेंज होती है, तो +4 -1 तो आ जाएगा +3। तो -1 की जो कंग्रुएंस क्लास होगी वो 3 वाली होगी, ठीक है। तो -1 की जो कंग्रुएंस क्लास होगी वो 3 वाली होगी। तो ये हमारे पास -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि -2 को अंदर रख के जब हम 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4, तो ये लामा चेंज हुई, +4 -2 तो आंसर आएगा +2। तो इस -2 की जो कंग्रुएंस क्लास होगी वो +2 होगी, ठीक है। तो -2 की कंग्रुएंस क्लास ये होगी। इसी तरह जब हम -3 को लेके चलेंगे, -3 को अंदर रख के -4 पे डिवाइड, तो -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -4 और बाकी बचेगा +1, ठीक है, बाकी बचेगा +1। तो जो -3 की कंग्रुएंस क्लास होगी वो 1 होगी, तो ये -3 की हो जाएगी। इसी तरह -4 की कंग्रुएंस क्लास ये वाली होगी, ठीक है। और इसी तरह -5 की ये वाली, ठीक है, -6 की ये वाली, और -7 की ये वाली, -6 की ये, -7 की ये वाली, और -8 की ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और सो ऑन ये चीज़ इसी तरह चलती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ गया कि ये Z4 एक ऐसा सेट था जिसमें 4 क्लासेस थी। कौन कौन सी, 0 की क्लास, यानी कि इसके सेट में 4 क्लासेस होंगी। कौन कौन सी, तो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें 0 क्लास होगी, 1 की क्लास होगी, 2 की क्लास होगी, 3 की क्लास। और 0 की क्लास में कौन से एलिमेंट होंगे, 0, 4, 8, -4, -8 ये वाले। 1 की क्लास में कौन से होंगे, 1, 5, 9, 5, 9 और ये -3, -7 ये वाले। 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट होंगे, +-2, ठीक है, +-6, +-10 ये वाले। और 3 की क्लास में कौन से होंगे, 3 की क्लास में -1, -5, 3, 7, 10 ये वाले इंटीजर्स होंगे, ठीक हो गया। ये देखें मैंने इन दोनों को कैसे रिलेट कर दिया। अब इसमें से कोई भी नंबर लें, उसको जब आप 4 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर रेजिड्यू 1 आया करेगा। इसी तरह इसमें से कोई नंबर लें अंडर मॉड्यूलो, देखें ना, फ़र्ज़ किया मैं 5 लेके चलता हूँ, 5 लेके गया, इसको मॉड्यूलो 10 पे मैंने करवाया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। ये जब मैंने मॉड्यूलो 4 पे करवाया इसको, तो इसका आंसर आएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि ये 1 वाली क्लास होगी, ठीक है। इस तरह ये देखें, एक तरीका ये वाला था, एक तरीका ये वाला। दूसरा तरीका क्या है, तो वो यहाँ पे बताए गए हैं, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ अब, ठीक है। एक तरीका ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, 2a वाला एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये है कि सेट ऑफ इंटीजर देखें, सेट ऑफ इंटीजर का हमने सेट लिखा, Z4 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इसमें 0 की क्लास बनानी है तो +0 कर देंगे, 1 की क्लास बनानी है +1 कर देंगे, 2 की क्लास बनानी है +2 कर देंगे, 3 की क्लास बनानी है +3 करेंगे, 4 की क्लास बनाना चाहते हैं +4 करेंगे। तो देखें ये वाली चीज़ें दोबारा आपस में सेम आ गई। तो आप चाहें तो 0 की क्लास लिख लें या 4 की क्लास, तो हमने 0 की क्लास लिखी हुई है, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरी क्लास बन गई है। ये 0 की क्लास, ये 1 की क्लास, ये 2 की क्लास, ये 3 की क्लास। अब इन क्लासेस को हम सेट में बंद करेंगे तो वो हमारे पास Z4 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ Z4 की समझ आई होगी। ये दूसरा वे है जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड वे ये है कि नंबर लाइन के ज़रिए हम देखें, जब इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो ये डॉट्स होंगे, अशारिये वाले नहीं हमने लेके चलने, ये रियल लाइन है लेकिन हम ये ऊपर इंटीजर लेके चल रहे हैं 0, 1, 2, 3। तो ये हमने खाली छोड़ दिया। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 पे 0 वाली ये है
और ये इसके ये कंग्रुएंट होगा, इसके ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है इसमें। और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, इसके ये इसके कंग्रुएंट, ये इसके कंग्रुएंट, यानी कि जो सेम हम इसके ऊपर ये वाला लगाया हुआ है, इसके ऊपर ये वाला, इन सभी का रिमाइंडर सेम आया करेगा, यानी कि इन इनको रिलेट करके क्लास बना करेगी। और ये वैसे ही है, ये वैसे ही है। डिफरेंस कितना होगा? 4 का डिफरेंस हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि हम Z4 को लेकर चल रहे हैं, तो ये 1/3 पे ये है। और फोर्थ वे को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो ये फोर्थ वे भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब नेक्स्ट इसमें हमने थोड़ा सा देखा था कम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, ये वैसे ही थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एटा y की फॉर्म का, ठीक है, तो अगर हमने इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि ये हमने बना लिया, ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है ना x, y, तो ये y इतना हो गया, x इतना हो गया, ठीक है। इससे हमने ये वाली चीज़ बना ली, इसको हम कहते हैं r। ये हमारे पास ऊपर को y है और ये इतना x है, ये बेस हो गया एंगल, यानी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये नीचे आ गई बेस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने कहा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ये हमने वैल्यूज पुट की तो कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, तो x आ गया r कोस थीटा, y आ गया r साइन थीटा। ये x और y की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस में आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये z की। अब यहाँ पे थीटा भी यूज़ हो रहा है, अगर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा टैन थीटा आएगा हमारे पास y ओवर x, ठीक है, टैन थीटा y ओवर x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स y ओवर x, टैन इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, अब ये r हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा को हम e रेज़ टू पावर एयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में r, ये c कोस का c, एयोटा का e और s का साइन और आगे थीटा, ये r सिक थीटा भी लिख सकते हैं, इस तरह r सिक थीटा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट फॉर्म है इसकी। अब देखें कि ये हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास पोलर फॉर्म थी। अब x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, यानी कि 1 की पावर 1/4 आएगा ना x इज इक्वल टू, तो ये क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब नहीं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो देखें ये x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है ना, तो अगर मैं z इज इक्वल टू 1 लिखूँ, ठीक है, z इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, तो अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए z इज इक्वल टू 1। अगर इसको एज ए मैं कम्प्लेक्स नंबर लेके चलूँ, क्योंकि हर एक रियल नंबर तो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो ये हमारे पास, अगर इसको x प्लस एयोटा y की फॉर्म में लिखना हो, किसके? x प्लस एयोटा y की फॉर्म में, तो इसमें एयोटा नहीं आ रहा, यानी कि ये चीज़ नहीं होगी, y की वैल्यू 0 होगी ना, ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जिसमें x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखें x किसके इक्वल आ जाएगा? अब यहाँ पे ये हमें पता है r e रेज़ टू पावर एयोटा थीटा, तो r किसके इक्वल आएगा? x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर क्या था? x प्लस एयोटा y, ठीक है। तो जब हम x की जगह पे 1 पुट करें, y की जगह पे 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा ना 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो 1 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, कैसे? जब x 1 था, y 0 था, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, r की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ये r e रेज़ टू पावर एयोटा थीटा, तो r की जगह 1 पुट कर दिया, एयोटा थीटा जो है हमारे पास ये 2k पाई पीरियड होता है, ये हमारे पास आ गया, और इसकी पावर 1/4, ये जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब ये देखें, इसको जब ओपन इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, कोस 2k पाई और प्लस ये जनरल एंगल हमने इसमें प्लस किया है, ठीक है, क्या? जनरल एंगल जो है हमने इसमें ऐड किया, प्रिंसिपल एंगल जनरल। तो ये हमारे पास e रेज़ टू पावर एयोटा k पाई/2। अब क्या किया है? डी मोरवियस थ्योरम का यूज़ किया। डी मोरवियस थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर होती है ना, उसको एंगल के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पावर थी ना, इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 बार 2 तो 2 बार 4,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये देखें e रेज़्ड पावर एटा k पाई ओवर 2, ठीक हो गया। और ये फिर इसको हमने इस तरह लिख लिया, जिस तरह इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया था ना, इसी तरह इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया। और ये r की वैल्यू मैंने आप लोग को निकाल के दिखाई थी। अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो tan इनवर्स y ओवर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये डी मोवियर्स थ्योरम कहता है कि ये देखिए जो पावर है ना ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती होती है, ठीक है। और ये स्पेल एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। बस हमारा अलजेब्रा 1 सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। ये तो ज़रा कम्प्लेक्स एनालिसिस का भी कंसेप्ट इसमें आ गया था। ये कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस पे। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने पीछे वाले लेक्चर में किए तो थे, ठीक है। ये हमने पीछे वाले लेक्चर में इसको डिस्कस किया तो था। देखें कि अगर हम यानी कि अगर हम तीनों स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हैं ना, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि एक तो ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट, और एक ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास कौन सी होती है, स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आंसर वेक्टर आता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स की। अगर हम तीन वेक्टर्स की बात करें तो तीन वेक्टर में जो हमारे पास होगी, ये तो एक वेक्टर में है ना, अब तीन वेक्टर, दो वेक्टर में या तीन वेक्टर की बात करने लगे तो तीन वेक्टर में देखें तो अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर पहले दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें या इन दो को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को, आंसर तो स्केलर आ जाएगा। तो जब फ़र्ज़ किया इनका आंसर स्केलर आ गया, जब स्केलर को वेक्टर से करूँगा दोबारा आंसर वेक्टर आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक के साथ ये वाला लगा देते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो ये आंसर सेम आएगा। पहले क्रॉस वाले को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व किया, वेक्टर आ गया, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो आंसर स्केलर आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर आएगा वेक्टर, वेक्टर डॉट के साथ एक वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट करेंगे फिर स्केलर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी और सी, ठीक है। और इसको अगर फ़र्ज़ किया हमने कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे, ये पहले वेक्टर के, तो पहले वेक्टर का मैं a1 a2 a3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये पहले वेक्टर के, दूसरे वेक्टर के लिए a2, दूसरे वेक्टर के लिए b1 b2 b3 क्या देता हूँ, b1 b2 b3, ये दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ये तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स c1 c2 c3, और इसका आंसर एक मैग्नीट्यूड ही आएगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल नंबर ही आएगा, एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेक्टर इसकी बात की जाए तो इसमें हमारे पास इस तरह ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर एक ये आता है। लेकिन इसमें ना ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सी से, या फिर हम इस तरह यानी कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हमने लिखना है तो मैंने कल के लेक्चर में ये आप लोग को बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए दरमियान में बी आ रहा है ना, तो पहले बी, ठीक है, बाकी क्या बचेगा ए और सी, तो ए डॉट सी कर लेंगे हम, बाकी ए डॉट सी कर लेंगे हम, ठीक है, ए डॉट सी। और फिर माइनस साइन, अब ये ब्रैकेट में बी आ रहा था, अब ब्रैकेट में ए आ रहा है, तो अब ए वाले को लेके चलेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए के अलावा बी और सी बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट सी, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो देखें बी मिड में आ रहा है, तो पहले यहाँ पे बी लिख लूँगा, बी के अलावा ए और सी बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी, ठीक है, इसमें यही आएगा। और आगे माइनस साइन, अब ब्रैकेट में सी आ रहा है, ऊपर ए आ रहा था तो ए वाला लिखा था, अब सी आ रहा है तो यहाँ पे सी वाला लिख देंगे। तो सी के अलावा बी और ए बचा, तो ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ये इस तरह फार्मूलाज होते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं, तो ये वाली चीज़, अब ये एग्जांपल दिया उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो उन्होंने बताया है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम इस तरह भी शो करते हैं, तो पहले ए वाले के कंपोनेंट, बी वाले के कंपोनेंट, सी वाले के कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमने नोट याद रखना है, क्या नोट याद रखना है, वो ये वाली चीज़ कि देखें ये वाली जो चीज़ है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर ए बी सी इस तरह लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए के आगे बी है ना फिर सी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के आगे बी और फिर सी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के आगे बी और फिर सी, ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को मैं इस तरह लिख दूँ, यानी कि ए और बी की जगह बदल दूँ सी वही का वही, तो ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगी, ये नेगेटिव का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक देखे ना कि जब इन दोनों में से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट पे किसी दो रोज़ को या किसी दो कॉलम्स को हम चेंज कर देंगे ना, तो उस वक्त साथ नेगेटिव साइन आ जाता होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये ए की जगह बी को कर दिया, ठीक है, ए की जगह बी को कर दिया, बी की जगह पे ए
कोई ए को कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमने इंटरचेंज कर दी, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। जब इन दोनों को इंटरचेंज किया तो सारा नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर ये इसके इक्वल होगा। तो देखें कि इस तरह फिर वो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। ये देखें, अगर ए बी सी 9 के इक्वल है तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये भी 9 होगा। इसी तरतीब में यही है, इसकी वैल्यू भी 9 होगी, लेकिन ये उलट तरतीब में है तो इसकी वैल्यू फिर -9 होगी। ये इसके साथ कट के आंसर 9 आएगा, ठीक है ना। इस तरह ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक स्पेशल केस आ गया है कि अगर ए बी सी जो है वो कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर्स होंगे। वो जिस तरह ये एक प्लेन है ना, एक प्लेन है, तो तीनों वेक्टर्स यहाँ पे ही होंगे, ठीक है ना, जिस तरह के मर्जी कर लें, ठीक है। तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे। इट्स स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0, इसका फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 आया करेगा, ठीक हो गया। और आगे देख लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम भी 0 होगा। जब वो प्लेन में ही है तो इसका वॉल्यूम ऊपर को उठा ही नहीं है, तो फिर ये हमारे पास इसका वॉल्यूम भी 0 होगा, ठीक हो गया। अब वैसे टेट्राहाइड्रन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये आगे उसका फार्मूला लिखा हुआ है इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दोनों लिख के दिखा दिए हैं, ये वाले फार्मूलाज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ठीक है। ये वाले फार्मूलाज मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू जो होती है डेल ऑपरेटर की ये होती है। ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो इस डेल ऑपरेटर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो इस डेल वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट और कर्ल की बात करें तो ये डेल वेक्टर को हम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा आज का लेक्चर था वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोकस, कर्व, पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीटर जो है ना वो ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल आना था, यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम इसे क्या लेके चलते हैं। इन कर्व पैरामीटर इज़ वेरिएबल, कर्व के केस में जो है पैरामीटर वो वेरिएबल होगा। अब ये देखें, आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, यानी कि आर एक टी का फंक्शन भी हो सकता है, एस का भी, एस किससे कहते हैं, आर्क लेंथ, ये एक स्पेशल होता है, ठीक है। आर थीटा का फंक्शन भी हो सकता है, यू पैरामीटर का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक लोकस होगा पॉइंट का, क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल वेरिएबल पैरामीटर। पहले देख लें लोकस क्या होता है, क्या यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, तो चलिए मैं समझा देता हूँ लोकस क्या होता है। जब एक पॉइंट किसी डेफिनेट रूल के तहत मूव करता है, जब एक वेरिएबल पॉइंट, यानी फ़र्ज़ किया ये पॉइंट है ना, एक डेफिनेट रूल के तहत जो है वो मूव करता है, तो इससे जो पाथ ट्रेस होता है या जो पाथ आता है वो हमारे पास लोकस कहलाता है, ठीक है। तो अब ये लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल वेरिएबल पैरामीटर, एक पॉइंट का लोकस, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एक सिंगल वेरिएबल पैरामीटर में एक्सप्रेस किया गया हो, उसको हम कर्व कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा एक फंक्शन दिया गया है, ए बी से लेके R3 तक एक फंक्शन है जिसको हम रेगुलर कर्व कहेंगे अगर dx ओवर dt का डेरिवेटिव 0 के इक्वल ना हुआ। अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के 0 के इक्वल ना हुआ तो इसको हम रेगुलर कर्व कहेंगे, ठीक है। अगर ये देखें, और dx ओवर dt का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। एक दफ़ा डेरिवेटिव और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी वेक्टर ही आता है ना, ठीक है। और स्पीड ये कभी भी 0 नहीं होती, स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द कर्व जो है वो 0 नहीं होगी, डेल। आगे लिखा हुआ है कि देखें, जब हमारे पास ये शार्प कॉर्नर्स, जब डेरिवेटिव लेते हैं ना हम, तो ये देखें फ़र्ज़ किया हमने इस पॉइंट का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, हाँ, तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग किसके होती है, टेंजेंट के, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो किसके अलोंग, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हमने अल्फ़ा फंक्शन था ना हमारे पास, अगर उसका डेरिवेटिव लिया, अगर वो वेक्टर है हमारे पास, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किसे कहते हैं, डायरेक्शन उसे कहते हैं ना, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, सही हो गया। तो अब देखें, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास
पॉइंट होगा, ये वेक्टर नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर होगा जिसके पैरेलल ये लाइन होगी और ये पॉइंट होगा। ये क्या चीज़ें होती हैं कल वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास इस लाइन के इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। इस पे एक पॉइंट भी हमें दिया हुआ है और ये हमारे पास उसके पैरेलल वेक्टर है, ये v वेक्टर है और ये हमें v0 दिया हुआ है। तो इससे जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो ये वाली बनेगी, मैंने कल के लेक्चर में डिटेल से बना के भी दिखाई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ये फंक्शन है किसका, अल्फा ऑफ t का, अगर ये v की जो है वो v वेक्टर क्या है डी अल्फा ओवर डी टी, ठीक है। और ये t को एक न्यू पैरामीटर लैम्डा का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, उन्होंने लिखा हुआ है। u और v जो है वो फिक्स्ड वेक्टर है, ठीक है। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि जिनके कंपोनेंट्स फिक्स्ड हो, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे वेरिएबल आ जाते 2t आ जाता तो ये हमारे पास वेरिएबल वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अगर एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट ड्रा करें तो ये इटसेल्फ होगी। देखें अगर एक लाइन ये है ना स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो इस पॉइंट का टेंजेंट भी इसी जानब होगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट ड्रा करें तो इस टेंजेंट क्या यानी कि उसकी डायरेक्शन शो करता है, तो उसकी डायरेक्शन एक सिमत में ही होगी ना, ठीक है। तो ये उसी लाइन में होगा। अब यहाँ पे बताया गया है अल्फा इज इक्वल टू r से r3 और ये dt हमें दिया गया है t00, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा t इज इक्वल टू टी क्यूब और 00 और यहाँ पे अल्फा t 3t स्क्वायर 0। अब देखें अब यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं लिखा हुआ, जो लिखा है हम उसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब t नहीं था, यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा हो, ठीक है, तो t की वैल्यू 0 पे अगर हम चेक करें, बल्कि नहीं ऐसा ही लिखा हो, ये अल्फ़ा ऑफ t है, ये क्या है अल्फ़ा ऑफ t है, ठीक है। अल्फ़ा ऑफ t है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना। अब t की वैल्यू 0 पुट करें, t की वैल्यू 0 पे डेरिवेटिव देखें तो ये दोबारा यही चीज़ आएगी, ठीक है, ठीक है। क्यों दोबारा क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं तो t0 पुट, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ये अल्फ़ा ऑफ t है, जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, अब यहाँ पे डेरिवेटिव आना था, ठीक है। जब इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी, t की पावर t की जगह 0 रखेंगे तो ये सारा 0,0,0 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये देखें तो ये डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये हमारे पास एक, और यहाँ पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो एक रेगुलर है एक इरेगुलर, लेकिन इनका जो इमेज सेट होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे कम लिखा हुआ है तो इस वजह से चले जितना लिखा है हम उनको तो कवर करते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी एरियल एनालिसिस। एरियल एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास आएगा थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम में हमसे क्या कहते हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लें। वो कहता है सपोज S इज़ एन ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, यहाँ हम ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है, एक मिनट बस। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, यहाँ पे हम इसको पढ़ के आए थे। अ सेट S इज सेट टू बी ऑर्डर्ड सेट। एक सेट S को हम ऑर्डर्ड सेट कहेंगे इफ़ एन ऑर्डर इज़ डिफाइंड ऑन S, अगर हम S पे एक ऑर्डर डिफाइन कर सकें, कौन सा, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन उसमें ऑर्डर हो कोई ना कोई, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। सपोज S इज एन ऑर्डर सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी हो। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या थी, ये भी हम यहाँ पे पढ़ के आए थे। एक सेट S को हम कहेंगे कि ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है अगर ये दो चीज़ें जो है वो फुलफिल कर दें। पहली बात ये है कि S नॉन एम्प्टी हो और ऑर्डर्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, लीस्ट अपर बाउंड की जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें ही पहली में ही आ जाएगा, यानी कि S नॉन एम्प्टी हो और ऑर्डर्ड हो। फिर हम S का एक सबसेट लेंगे, क्या E, S का एक सबसेट E लेंगे एंड E इज़ नॉन एम्प्टी, E भी हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, एंड बाउंडेड अबव, और ये E जो है ये बाउंडेड अबव हो, देन सुप्रीमम ऑफ E जो है वो एग्जिस्ट करेगी इन S में, ठीक है। क्या है इसको समझते हैं, देखें, ये उस दिन मैंने समझाया था, अगेन समझा देता हूँ। ये हमारे पास फ़र्ज़ किया है रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन की रियल लाइन है, और ये मैंने सेट S ले लिया है, सेट S ले लिया है, ठीक हो गया। अब इसमें से मैं कोई इंटरवल उठा लेता हूँ, फ़र्ज़ किया है मैं यहाँ से 0 से 1 तक का उठा लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 तक का इंटरवल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, 0 से 1 तक का।
तो यहाँ 1 से यानी कि ये इस तरह आ जाएगा, ये कोमा 0, ठीक है। 0 से 1 तक का हमने एक इंटरवल उठा लिया। अब वो कहता है कि ये हमने ई सेट लिया है, क्या लिया है, ये हमने ई ले लिया है, ये नॉन एम्प्टी भी है, ठीक हो गया। बाउंडेड अबव वो, तो ये देखें तो ये 1 पे हमारे पास बाउंडेड है। तो कहता है सुप्रीमम ऑफ ई जो है ना, ये एग्जिस्ट किया करेगी। ई की जो सुप्रीमम होगी, सुप्रीमम किसे कहते हैं, अपर बाउंड्स में जो सबसे लीस्ट होता है, ये हमारे पास देखे सुप्रीमम एग्जिस्ट की है किसमें, एस में, ठीक है। सुप्रीमम किसमें एग्जिस्ट की है, एस में। तो एस सेट में सुप्रीमम क्या आई है हमारे पास, ई की सुप्रीमम हमारे पास आई है, ई की जो सुप्रीमम हमारे पास आई वो 1 आई है। और अगर देखें तो ई में 1 नहीं है लेकिन एस में है, ठीक है। अगर एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी ऑर्डर्ड सेट हो, ई उसका एक सबसेट हो और बाउंडेड अबव हो, तो फिर सुप्रीमम ऑफ ई एग्जिस्ट करेगी और हम कहेंगे कि एस जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। ये अपर बाउंड है ये सारे, तो इनमें जो सबसे लीस्ट वाली वैल्यू होगी ना वो सुप्रीमम होगी, तो ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। अब यहाँ से समझ आ गई। तो आइए यहाँ पे वापस कि एस ऑर्डर्ड सेट हो और लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता हो, यानी कि उसमें लीस्ट अपर बाउंड हो जिस भी सेट के रिलेटेड हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। कहता है कि बी जो है वो सबसेट हो एस का, ठीक है। बी इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो। अब हमने बी एक ऐसा सेट लेना है जो कि बाउंडेड बिलो हो। दोबारा हम एग्जांपल ले लेते हैं यही वाली, यानी कि ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, तो ये हम इस तरह बना लेते हैं। तो ये हमने बी ले लिया है, क्या ले लिया है, बी ले लिया है। बी हमने ले लिया है कौन सा, 0 से 1, ठीक है, ये हमने बी ले लिया है। और ऐसे हमने आर रियल नंबर लिया है, यानी कि -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमने एस ले लिया, ठीक है। अब वो कहता है कि ये बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है, बाउंड किस पे है, ये हमारे पास 0 पे बाउंडेड बिलो है, ठीक है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी। कहता है कि सेट एस जो है ना उसमें वो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हैं। तो पहले लोअर बाउंड्स देख लेते हैं कौन सी होंगी। तो ये सारा हमारे पास लोअर बाउंड होगा। तो लोअर बाउंड का सेट देखें तो आएगा हमारे पास, लोअर बाउंड का सेट क्या आएगा, 0 से लेके, इसमें 0 भी शामिल होगा, 0 से लेके -∞ तक, ठीक है। ये लोअर बाउंड्स का सेट आ जाएगा हमारे पास। कहता है लोअर बाउंड्स ऑफ बी देन अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल, ठीक है। कहता है अल्फा की जो सुप्रीमम होगी, अल्फा जो है वो सुप्रीमम होगी किसकी, एल की। तो एल की सुप्रीमम क्या होगी, तो एल की सुप्रीमम जो है वो पहले इसकी अपर बाउंड्स फाइंड करेंगे। इसकी अपर बाउंड की बात करें तो इसकी अपर बाउंड आएंगी, अपर बाउंड का सेट आएगा 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये अपर बाउंड्स का सेट आ गया, एल की अपर बाउंड्स का सेट। इसमें जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा वो 0 है, तो ये हमारे पास सुप्रीमम होगी, सुप्रीमम ऑफ एल। तो सुप्रीमम ऑफ एल हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है ये अल्फा की वैल्यू आई है, किसकी, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। देन अल्फा एल बी द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ बी देन अल्फा इज ए, ठीक है। ये अल्फा हमारे पास आ गई है, अल्फा, ठीक है। अल्फा कहता है सुप्रीमम ऑफ एल के इक्वल होगा एग्जिस्ट इन एस, एस में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखें ये एस में ही आएगा क्योंकि ये -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, अब बी में नहीं है, 0 एलिमेंट बी में नहीं है, लेकिन ये एस में लाजमी आ रहा है। एंड आल्सो अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ बी, बी की जो इन्फिमम होगी वो भी अल्फा होगा। तो ये बी है, बी की अगर हमने इन्फिमम फाइंड करनी हो तो ये देखें ये लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड्स का सेट में लिखने लगा हूँ, ठीक है, लोअर बाउंड्स का। तो ये लोअर बाउंड्स का ही सेट है, यानी कि अगर यहाँ से मैंने लोअर बाउंड्स का सेट बनाना हो तो ये क्या बनेगा, लोअर बाउंड्स का सेट 0 से -∞, और इसमें जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 0 होगी। तो बी की इन्फिमम कितनी आ गई, 0। तो बी की इन्फिमम 0 आ गई, और अल्फ़ा जो कि सुप्रीमम ऑफ एल था वो भी हमारे पास 0 आ गया। तो यही तो लिखा है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल होगी, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एल होगी, और अल्फ़ा इन्फिमम ऑफ बी होगी। बी की जो इन्फिमम होगी वो सुप्रीमम ऑफ एल होगी। सिंपल सी बात है, मैं दोबारा आप लोग को बता देता हूँ। ये देखें कि ये फ़र्ज़ किया है हमारे पास, एक मिनट, सिंपल सी बात लिखी हुई है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जी, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक हो गया।
अब इसको हमने s का नाम दे दिया है, ठीक है, इसको हम s का नाम देंगे, यानी कि ये हमारे पास s है जो कि रियल नंबर्स हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे कहीं हमारे पास 0 1 2 3 और सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 और सो ऑन, ये चीज़ें भी चलती जा रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैं एक सेट बी उठा लेता हूँ। बी कौन सा उठाऊंगा, मैं इस तरह उठा लूँगा 0 से 1 तक, ठीक है। ये मैंने बी उठा लिया, तो बी हमने उठा लिया 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक। अब यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा कि बी की जो लोअर बाउंड्स होंगी उसका सेट क्या होगा। लोअर बाउंड्स का सेट, लोअर बाउंड का सेट, लोअर बाउंड्स सेट, ठीक है। लोअर बाउंड्स का सेट क्या होगा, तो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L, ठीक है। L किसके इक्वल आएगा, देखें तो B की लोअर बाउंड्स 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होगी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो ये लोअर बाउंड्स आ जाएंगी 0 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखें, अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं क्या, B की इन्फिमम, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी इन्फिमम ऑफ B, ठीक है। क्या आ जाएगी, इन्फिमम ऑफ B, इन्फिमम ऑफ B, इन्फिमम ऑफ B हमारे पास आ गई किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। और इसको हमने अल्फ़ा कह दिया, ठीक है। एक चीज़ ये है, तो ये देखें इन्फिमम ऑफ B आ गई। अब वो कहता है कि लेट L बी द सेट। अब इसकी जो L की सुप्रीमम है, L की क्या है, सुप्रीमम, तो L की अब सुप्रीमम फाइंड करने लगे हैं, L की सुप्रीमम। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो L की सुप्रीमम फाइंड करनी है, अगर ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0, यानी कि पहले L भी यहाँ पे बना लेते हैं ना, यहाँ पे L बना लेते हैं। अब तो L को जब हम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी, यानी कि इस तरफ से मैं नहीं ना लगा सकता, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक गया, हमारे पास 0 तक, और ये हमारे पास L है। L की अगर हमने सुप्रीमम फाइंड करनी है तो सुप्रीमम कैसे निकल के आएगी, इस तरह आएगी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये L की अपर बाउंड्स का सेट हो गया, अपर बाउंड्स ऑफ सेट L, अपर बाउंड्स ऑफ सेट L, अपर बाउंड्स ऑफ सेट L, ठीक है। सेट L की अपर बाउंड्स का सेट हो गया। इसमें जो सबसे लीस्ट वाला होता है ना, वो हमारे पास सुप्रीमम होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगी लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम ऑफ L, सुप्रीमम ऑफ L। और ये किसके इक्वल है, ये भी 0, तो ये इसको भी हमने अल्फ़ा का कह दिया, सुप्रीमम ऑफ L अल्फ़ा है, और इन्फिमम ऑफ B जो है ये भी अल्फ़ा है, 0 है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सुप्रीमम ऑफ L जो है अल्फ़ा है और इन्फिमम ऑफ B जो है ये भी हमारे पास है। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि इन पर्टिकुलर इन्फिमम ऑफ B एग्जिस्ट इन S, कहता है कि कोई ख़ास इन्फिमम जो B की है वो S में एग्जिस्ट करेगी। ये दूसरी तरह R भी लिखा हुआ है, इसको अब हम स्टडी करते हैं। एन ऑर्डर्ड सेट विच है द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, कहता है कि ऐसा ऑर्डर सेट जो कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता हो, हैज़ आल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, वो कहता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी वो लाजमी रखेगा, ठीक है। अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी लाजमी रखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्रूव करने लगे हैं। देखें, वो कहता है सिंस B इज़ बाउंडेड बिलो, ठीक है, ये स्टार्टिंग पे हमने बताया था, ये देखें थ्योरम में ही बताया गया है क्या, कि B इज़ नॉन एम्प्टी एंड इज़ बाउंडेड बिलो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, हम जानते हैं क्या कि B एक बाउंडेड बिलो सेट है, देयरफॉर L इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो जब बाउंडेड बिलो है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 मिनट दोबारा हम यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं, वहाँ से आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। ये अब स्पीड से चलते हैं ज़रा, ये हमारे पास एक सेट आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो एक हमने B ले लिया, दोबारा मैं लेता हूँ B, यहाँ पे 0 से 1 मैंने ये क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है। ये मैंने B ले लिया 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, ये मैंने एक B ले लिया, B मैंने क्या ले लिया, 0 से 1। और B पे ये कंडीशन नहीं है कि अपर बाउंडेड हो या ना, लेकिन लोअर बाउंड लाजमी हो। अगर लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड यानी कि अगर बाउंडेड बिलो है, ठीक है, अपर बाउंडेड अबव की कोई कंडीशन नहीं, लोअर बाउंड की कंडीशन होगी, ठीक है। तो फिर इसकी लोअर बाउंड्स का सेट क्या आएगा, लोअर बाउंड का अगर हम सेट देखें तो इससे पीछे ये सारा लोअर बाउंड्स का सेट आएगा, यानी कि 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से लेके
माइनस इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास आ जाएगा सेट, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि L इज़ नॉन एम्प्टी, L तो नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। सिंस L कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज Y बिलोंग्स टू S विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। हाँ, अब देखो फ़र्ज़ किया इसमें ये एलिमेंट है ना, अब अगर मैं इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि इस B से छोटे हैं, यानी कि L के एलिमेंट्स ऑफ L जो है, L के एलिमेंट छोटे होंगे किससे, B के एलिमेंट से, एलिमेंट्स ऑफ बी के एलिमेंट्स से, ठीक है। अब ये देखें, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो फिर ये 0 0 इसमें भी था, ठीक है, तो फिर इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी क्लोज इंटरवल नहीं है, तो लेकिन फिर भी इक्वल टू की प्रॉपर्टी तो हो सकती है ना, क्लोज हो फिर इक्वल टू की आ जाएगी, अगर क्लोज ना हो तो फिर ये लेस देन वाली आ जाए करेंगी। अब B का हर एक एलिमेंट जो है वो बड़ा होगा इससे, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो B का एलिमेंट एक, यानी कि वो 0 एलिमेंट था जो कि इसके इक्वल भी हो सकता था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब यही तो लिखा हुआ है, अगर मैं B के एलिमेंट को नाम दे दूँ किसका, X का, ठीक है, एलिमेंट ऑफ B को X का नाम दे दिया है, यानी कि मैं कहूँगा कि X बिलोंग करता है B से, ठीक है, और Y को नाम दे दूँगा किसका, Y को नाम दे दूँगा L में से, तो फिर ये आ जाएगा Y लेस देन इक्वल टू X के, ठीक हो गया। यही चीज़ लिखी गई है, और X कहाँ से बिलोंग करेगा, B में से, ठीक है, ये वाली चीज़। कहता है वी सी डैट एवरी X बिलोंग्स टू B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ L। कहता है कि हर X जो है वो एन अपर बाउंड ऑफ L की अपर बाउंड है। अगर हम L की अपर बाउंड फाइंड करना चाहें, किसकी, L की अपर बाउंड, तो L की अपर बाउंड क्या होगी, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये अपर बाउंड आ जाएंगी L की, ठीक है, L की अपर बाउंड आ जाएंगे। अगर इसको मैं यूनियन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसके यूनियन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 और फिर यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये सेट किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है ना, B के इक्वल। तो अगर हम देखें तो जो L की अपर बाउंड्स हैं वो B में आ रही हैं, ठीक है, L की जो अपर बाउंड्स हैं वो भी B में आ रही हैं, इसकी अपर बाउंड्स ही है ना, इसके अपर बाउंड्स क्या हैं, ये वाली हैं, ये वाली, तो ये एक B सेट भी इसमें आ रहा है। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि वी सी डैट एवरी X बिलोंग्स टू B, B में जो भी एलिमेंट है वो L की अपर बाउंड में आएगा, ठीक है, L की अपर बाउंड होगा। L इज बाउंडेड अबव, कहता है कि अगर L जो है वो बाउंडेड अबव है, ये देखें लिखा हुआ है लाजमी तौर पे L तो बाउंडेड अबव होगा, क्यों, क्योंकि ये B की लोअर बाउंड्स का सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, सिंस S इज ऑर्डर्ड एंड नॉन एम्प्टी, S जो है वो ऑर्डर्ड है और नॉन एम्प्टी सेट है जो कि हम रियल नंबर्स लेके चलें, देयरफॉर L हैज़ ए सुप्रीमम इन S, L की सुप्रीमम आएगी S में, ठीक है, और वी कॉल इट अल्फा। L की सुप्रीमम जो होगी, L की सुप्रीमम क्या है कि L की अपर बाउंड्स के सेट में से जो लीस्ट अपर बाउंड होगी वो सुप्रीमम आएगी, तो सुप्रीमम आ गई 0, ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ L, ठीक है, ये आ गई सुप्रीमम ऑफ L, ये आ गई सुप्रीमम ऑफ L। नेक्स्ट वो कहता है लेट अस कॉल इट अल्फा, इसको हमने अल्फा का नाम दिया है। इफ़ आगे चलते हैं, इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया, ठीक हो गया, ये हमने अल्फा का नाम दे दिया है। अब नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। वो कहता है कि अगर एक हम गैमा लें जो कि अल्फा से छोटा है, देन गैमा इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ L। गैमा हमने लिया है जो कि अल्फा से छोटा है। अब हमने एक गैमा लिया है, गैमा जो है वो अल्फा से छोटा है, ठीक है, तो गैमा अल्फा से छोटा यानी कि ये अल्फा था ना, अल्फा क्या था 0, तो गैमा अल्फा से छोटा है यानी कि गैमा 0 से छोटा होगा, तो गैमा 0 से छोटा हमारे पास आया, तो 0 से छोटा आ गया। अब वो कहता है कि देन गैमा इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ L, गैमा जो है वो अपर बाउंड नहीं होगा L की, तो जाहिर सी बात है कि अपर बाउंड्स का सेट 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये अपर बाउंड्स का सेट था, ठीक है ना, ये अपर बाउंड्स का सेट था, ठीक है। तो अब 0 से छोटे एलिमेंट कौन से आएंगे, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये आएंगे ना 0 से छोटे, तो ये अपर बाउंड्स नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो गैमा हमने लिया है A से छोटा वो L की अपर बाउंड्स नहीं होगा, तो यही लिखा हुआ है कि गैमा इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ L, ठीक है। वो कहता है कि गैमा B से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस सेट को ही हमने, यानी कि इस चीज़ को ही हमने इस तरह लिखा था, इस तरह लिखा था ना, इस तरह लिखा था, तो B इसमें आ रहा है, ठीक है। अब 0 से भी छोटा यानी कि
ये हमारे पास गैमा है, गैमा इसमें से बिलोंग करेगा, गैमा इसमें से बिलोंग करेगा। अब गैमा इनमें से बिलोंग नहीं कर सकता, तो गैमा जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, गैमा डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, कहाँ तक गया, हाँ, अल्फा छोटा रहेगा या इक्वल टू रहेगा एक्स के सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी, अल्फा बिलोंग्स टू एल। एक्स कौन से हैं, बी के एलिमेंट है, एक्स कौन से हैं, बी के एलिमेंट है, और अल्फा जो है वो एल में से बिलोंग, वो कहता है कि अल्फा जो है लेस देन इक्वल टू रहेगा एक्स से। अल्फा क्या है, अल्फा पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो अल्फा हमारे पास था सुप्रीमम इन एल की सुप्रीमम, तो एल की सुप्रीमम जो है वो जाहिर सी बात है कि एक्स से छोटी रहेगी। देखे ना, इसकी सुप्रीमम, तो सुप्रीमम हमारे पास 0 आई थी, तो 0 जो है ये छोटी रहेगी, यानी कि सुप्रीमम जो है वो छोटा रहेगा या उससे इक्वल रहेगा। देखे ना कि एल सेट हमारे पास -∞ से 0 है। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था। ठीक है, इसमें भी अगर मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू 0 है यानी कि सुप्रीमम है, यहाँ भी कहूँ अल्फा की वैल्यू 0 है, सुप्रीमम है, तो बी सेट किसके इक्वल है, ये देखे बी सेट लिखा हुआ है, बी इक्वल है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब ये देखें, ये इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो मैं क्या कहूँगा, अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर आ जाएगा बी के एलिमेंट के। ठीक है, बी के एलिमेंट के, क्यों, क्योंकि एक्स बिलोंग करेगा बी में से। ठीक है, अल्फा बी के एलिमेंट के इक्वल आ गया। लेकिन अगर इस तरह का केस हो जाए तो ये बराबर वाला नहीं होगा बल्कि लेस देन होगा, यानी कि 0 लेस देन है बी के एलिमेंट से। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू 0 भी है, बी की वैल्यू 0 से आगे भी है, तो एक्स हमने लिया बी का एलिमेंट यानी कि 0 हमने ले लिया, तो बाकी जो अल्फा आ रहा है तो देखें कि अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन हो सकती है इससे, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू वाला केस हो तो ये फिर इस तरह बन जाएगा, अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा बिलोंग्स टू एल, अल्फा एल से बिलोंग करेगा। अगर ये देखें ये वाली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और ऊपर हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अल्फ़ा होगा ये बिलोंग करेगा कहाँ से, वाई का ही कोई एलिमेंट होगा, अल्फ़ा जो है ये वाई ही की कोई फॉर्म होगा। ठीक है, वाई क्या है, दोबारा हम देखते हैं, अगर बी सेट हमारे पास 0 से 1 था ना, बी 0 से 1 था, तो इससे तमाम छोटे एलिमेंट वाई थे, और अल्फ़ा जो है वो 0 आ रहा है, अल्फ़ा 0 आ रहा है, तो 0 से तमाम छोटे वाई हैं और अल्फ़ा एक स्पेशल वैल्यू है, तो वाई भी तो यही हुआ। ठीक है, या अल्फ़ा भी तो वाई की ही एक वैल्यू है, तो यानी कि अल्फ़ा जो है ये भी तो वाई ही है, तो वाई क्या थे, वाई हमारे पास लोअर बाउंड के एलिमेंट्स थे, ये देखें। ठीक है, लोअर बाउंड्स के एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा कहाँ से, एल में से। ठीक है, अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा, अल्फ़ा क्या है, वाई की एक स्पेशल वैल्यू है, यानी कि वाई जब हमने 0 कह दिया तो अल्फ़ा बिलोंग करेगा कहाँ से, एल में से। तो ये इस तरह एक एक पॉइंट लेके चलें, अल्फ़ा लेस देन है बीटा से, देन बीटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल। हम वो कहता है कि अल्फ़ा लेस देन है बीटा से। ठीक है, अल्फ़ा लेस देन है बीटा से, देन अगर कहता है कि अल्फ़ा हम एक और नंबर ले लें हम बीटा, और अल्फ़ा जो है इससे भी छोटा हो, देन अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू एल, देन बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एल। देखें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, सुप्रीमम ऑफ एल है। ठीक है, यानी कि ये -∞ से लेके 0, ये हमारे पास एल थी, ये हमारे पास क्या था, एल था। ठीक है, एल था, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है जो कि सुप्रीमम ऑफ एल है, जो कि सुप्रीमम ऑफ एल है, सुप्रीमम ऑफ एल है। ठीक है, अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बीटा जो कि अल्फ़ा से भी बड़ा है, तो अल्फ़ा से बड़ा है, तो अल्फ़ा से बड़ा होने का मतलब है कि 0 से भी बड़ा होगा, 0 से भी बड़ा हो गया, क्योंकि ये देखें ना अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा हो गया तो एल में तो ना रहा, तो इसका मतलब है कि बीटा जो है वो डज नॉट बिलोंग टू एल, एल में से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा इज, क्योंकि अल्फ़ा जो है सुप्रीमम ऑफ एल है। ठीक है, लोअर एल की जो सबसे बड़ी है ना, सुप्रीमम ऑफ एल, एल की जो सुप्रीमम वो अल्फ़ा आ गया है, तो जब अल्फ़ा से कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो फिर एल में नहीं होगी। ठीक है, वी हैव शोन डैट, हमने शो कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल, बट हाँ ये हमने शो किया है कि अल्फ़ा जो है एल से बिलोंग कर रहा है लेकिन बीटा एल से बिलोंग नहीं कर रहा जब बीटा जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो। दूसरे अल्फाज में एल अल्फ़ा क्या है, लोअर बाउंड ऑफ बी, बी की लोअर बाउंड है, बट बी इज़ नॉट, लेकिन बी लोअर बाउंड नहीं है, क्यों, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा के है। दिस मीन्स डैट अल्फ़ा इज़ द इन्फीमम ऑफ बी, इसका मतलब है
कि अल्फ़ा जो है वो बी की इन्फीमम है। दोबारा सुनिएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, देखें ये हम दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है, देखें यहाँ पे बनाते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा जो है ये लोअर बाउंड ऑफ बी है, बी की लोअर बाउंड है, यानी कि हम लेके चले थे ना 1 से 0, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है, लोअर बाउंड है, ये हमारे पास आ जाएगी लोअर बाउंड ऑफ बी, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ बी। हालांकि इस ये लिखना चाहिए था कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी, ठीक है। बीटा इज नॉट, कहता है कि बीटा नहीं होगा, बीटा अगर हम एक अल्फ़ा से बड़ा ले लें तो फिर बीटा जो है ये हमारे पास लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा ही ऐसी वैल्यू होगा जो कि लोअर बाउंड्स में से सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी कि इन्फीमम ऑफ बी है। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे, इन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़रा कम्प्लेक्स चीज़ें थी जो कि मैंने एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फील्ड पे। फील्ड क्या है, फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट जिस पे 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं उसको हम फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। वो कौन कौन सी है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हमने फील्ड साबित करवाना हो, किसी भी सेट को अगर हमने फील्ड साबित करवाना हो, फील्ड, तो इसके लिए 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेन कैटेगरी इसकी 3 है। अगर बात करें तो क्या कि अगर सेट एफ है ना तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एफ अंडर एडिशन हमने इस सेट को, अब यानी कि अभी तो फील्ड बनी नहीं, सेट एस ले लेते हैं, ठीक है। तो सेट एस है अगर, तो अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, ए बी अबिलियन ग्रुप में लिख देता हूँ, ए बी ग्रुप, ठीक है, अबिलियन ग्रुप। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और तीसरी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो ये हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है अबिलियन ग्रुप में, इसमें भी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है, और ये एक प्रॉपर्टी, टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी सेट पे डिफाइन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम इसको कहते हैं फील्ड। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, हम लिखा है सेट टू ऑपरेशन, इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम फॉर एडिशन, एडिशन के लिए ये देखें अंडर, ये हमारे पास किसके लिए आ गया, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन के लिए, ये अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ है, दूसरी कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिविटी, और ये हमारे पास आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, और ये आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसकी बात करें तो क्लियर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिविटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी ये हो जाएंगी और एक प्रॉपर्टी ये, टोटल 11 प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये थ्योरम्स आ गए हैं, वो कहता है कि इन थ्योरम्स को हमने प्रूव करना है। कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जी हो, देन प्रूव करें कि y इज इक्वल टू जी है। कहता है इसी तरह अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू x हो, देन प्रूव करें। अब ये नहीं इस तरह कर देना, ये इससे कट करना है या उस तरफ जाके माइनस का हो गया, नहीं, हमने यहाँ पे जो भी एक भी स्टेप करना है ना वो सारा प्रॉपर्टीज़ की बिना पे करना है। अगर वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, देन प्रूव करना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये पहले 2 मैं करता हूँ, एक मैं कर देता हूँ, बाकी खुद करिएगा, ठीक है, टाइम शॉर्ट है, बड़ी क्लास है, आपको ये तो गाड़ी लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, सपोज कहता है कि अगर ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, देन ये हमने साबित करना है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को लेके चलते हैं, यानी कि ये जो उन्होंने हमें गिवन दिया है इसको लेके चलते हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। कहता है हमें पता है कि y जो है ये y के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें दोबारा आंसर वही नंबर आएगा। अब वो कहता है कि हम 0 को लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि x का इन्वर्स माइनस एक्स है, माइनस एक्स का इन्वर्स x है, यानी कि हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ लगाई, ये हमें पता है, ये सभी को पता है। और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी लगी, और यहाँ पे हमारे पास एडिटिव इन्वर्स लग गया, x का इन्वर्स माइनस एक्स है। फिर हमने क्या किया, हम एसोसिएटिव लॉ लगाने लगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कि ये जो इन पे ब्रैकेट्स लगी थी ना, तो ब्रैकेट कहते हैं कि वो एंड वाले 2 पे भी लगा लें, ऐसा नहीं आता, ये एसोसिएटिव लॉ हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमें ऊपर बताया गया था, ये वाला गिवन दिया गया था, ये वाला कि कहता है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, ठीक है। तो ये x प्लस वाई की जगह x प्लस जी हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ से दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाया, यानी कि ब्रैकेट जो दूसरे वाले पे ले गए थे दोबारा पहले वाले पे ले आए, ठीक है। अब दोबारा हमने एडिटिव इन्वर्स यूज़ किया, 0 आ गया, और दोबारा हमने एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की और देखे z के इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल आ गया, y इक्वल z के इक्वल। हर एक स्टेप में हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। इसी तरह ये इसका b पार्ट है, b पार्ट, c पार्ट, d पार्ट। तो ये छोटे छोटे यहाँ देखें
बी, सी और डी, ये आप खुद करिएगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।